नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा दिन। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष के दावे पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह की संपत्ति नहीं, हिंदू पक्ष। तो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हिंदू पक्ष के दावे पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा दिन है। बता दें कि मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष के दावे पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ये आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हिंदू पक्ष के दावे पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। शाही मस्जिद ईदगाह की संपत्ति नहीं, हिंदू पक्ष का ये दावा है। शाही ईदगाह मस्जिद की वो संपत्ति नहीं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का ये मामला है। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा दिन। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। तो इस खबर पर मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या जानकारी है फारूक? जी तुषार, आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े मामलों की सुनवाई है। जो ये विवाद चल रहा है, ये 18 वाद हैं। जो 18 वादों की पोषणता के ऊपर श्री कृष्ण कटरा केशव देव की ओर से 7 वादों पर आज जो है सुनवाई है और उसमें की पोषणता की को लेकर जो है ये सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से इन वादों को जो है दाखिल किया गया है और ये मथुरा में सभी वाद चल रहे थे। अब ये सारे वाद जो है हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं। लगातार इनमें सुनवाई चल रही है और 18 वाद हैं और मुस्लिम पक्ष का कहना है, मस्जिद कमेटी का कहना है और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का कहना है कि ये सुनवाई जो है पहले जो है 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी चाहिए, यानी वादों की पोषणता पर सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे मुकदमा चलने लायक है या नहीं है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। ये सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और ईदगाह मस्जिद कमेटी के मेंबर्स का जो है इसमें कहना है। तुषार, ये एक बात और है कि इसमें जो है कुछ बातों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिकाएं डाली गई हैं जिनको लेकर ये सुनवाई है। एक आदेश हाई कोर्ट से हुआ था और हाई कोर्ट का आदेश था कि शाही मस्जिद ईदगाह की जो जगह है उसमें जो है सर्वे कराया जाएगा, अमीन सर्वे होगा। लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया और मुस्लिम पक्ष की उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात पर यानी विशेष याचिका पर एसएलपी पर रोक लगा दी और यानी वो सर्वे अभी टल गया है। लेकिन अभी जो है मुकदमे यहाँ पर लगातार चल रहे हैं जिस पे आज जो है सुनवाई होनी है। 7 रूल 11 की ज्यादा सुनवाई है, यानी मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 पे जो सुनवाई होनी है, पहले जो है 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी चाहिए। ये सीपीसी की का आदेश है और उसके हिंदू पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 नहीं, यानी जो बरसिप एक्ट है 1991 का, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कटरा केशव देव की जो जमीन है ये पूरी 13.37 एकड़ की जमीन है। तुषार जी, क्या लगता है फारूक, आज हाई कोर्ट मामले में फैसला सुना सकती है? जी बिल्कुल, जो है जिस तरीके से हाई कोर्ट द्वारा जो है एक फैसला दिया गया था कि शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे होगा, अमीन सर्वे होगा और उस पर जो है पूरी तैयारियां हो गई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस पर अब सुनवाई अप्रैल में होनी है। तो जो पोषणता वाला मामला है उस पर हो सकता है हिंदू पक्ष की ओर से आज जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद कुछ अपना फैसला दे सकता है। तुषार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका फारूक इस तमाम जानकारी के लिए।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सहमति दे दी। पहले कांग्रेस 20 से 22 सीटें मांग रही थी। हालांकि मामला मुरादाबाद सीट पर अटका हुआ था। बता दें कि यूपी चुनाव 2019 में मुरादाबाद सीट सपा की झोली में गिरी थी। यहां कई सांसद डॉक्टर एसटी हसन थे। बता दें कि सपा यहां सीट किसी भी स्थिति में कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद यह मामला सुलझ गया और कांग्रेस सपा गठबंधन होने की स्थिति में मामला वहीं सीटों पर निर्णय हो गया। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन तय हो गया। बता दें कि यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी, तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता ने दिग्गजों से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गठबंधन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? अचानक गठबंधन नहीं, ये देश की जनता की मांग पर बीच में बहुत और ज्यादा देश के बिगड़ते हुए हालात पर ये समय की जरूरत थी। क्या आने वाले दिनों में राजा भैया भी शामिल होंगे पार्टी में? अध्यक्ष जी, ये तय करना काम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का है। अध्यक्ष जी, बिल्कुल जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार रार चल रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही थी, अचानक जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथ मिला लिया और यह तय हो गया कि यूपी में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वही 17 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से जो प्रत्याशी सूची प्रत्याशियों की जारी की गई थी सपा की तरफ से, अब जो है यह भी पेश फंस सकता है। फिलहाल आज सपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैसेज दिया कि आने वाले दिनों में एनडीए को हराने के लिए वह एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता किया। जानने की कोशिश करते हैं जो आज 63 और 17 का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, फार्मूला है, क्या आने वाले दिनों में कुछ चेंज भी हो सकता है? कुछ चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। राजा भैया जो है, राजा भैया से मुलाकात हो रही है, तो क्या मेरी जानकारी में नहीं है क्या बातचीत है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 17-63 वो कहाँ रह गए? अखिलेश यादव कब तक शामिल होंगे न्याय यात्रा में? वो आपस में बात करेंगे, तय करेंगे, उसके बाद न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आज कहाँ नहीं, वो तो अखिलेश यादव जी तो आज बरेली, मुरादाबाद और आगरा और एटा के दौरे पर हैं। देर रात आएंगे तब वो तय करेंगे कि कहाँ शामिल होंगे। जी बिल्कुल, राजेंद्र चौधरी का कहना है कि जो है आने वाले दिनों में जो सपा और कांग्रेस का प्रेम है आगे भी बरकरार रहेगा। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। साथ अविनाश पांडे जी यूपी के प्रभारी। सर, जब लोग मान रहे थे, चर्चा चल रही थी, गठबंधन टूट गया था, अचानक से गठबंधन का ऐलान, कैसे क्या? गठबंधन कभी भी नहीं टूटा। गठबंधन में चर्चा सतत चल रही थी और इस चर्चा के चलते उसका आज निष्कर्ष जो है वो आपके सामने रखा गया। सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय कुछ ही दूर पर यात्रा थी, लेकिन अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। आप अभी भी क्लियर नहीं बड़े कर रहे हैं। भैया, अखिलेश जी जरूर यात्रा में शामिल होंगे। उसकी तिथि और समय वो स्वयं उनके ऑफिस से घोषणा की। 17 सीटों से खुश है कांग्रेस? सर, गांधी परिवार की बात हो रही है रायबरेलिया में, क्या वरुण गांधी लड़ सकते हैं रायबरेलिया में? डांस कर रहे होते, नाच रहे होते, तो आपने सुना कि यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को इनका साफ कहना है कि कांग्रेस 17 सीटों पे मिली है और उसमें खुश है, वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनका कहना है कि गठबंधन की बातें बहुत दिनों से चल रही थी और आज उस पर मोहर लग गई है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बात करेंगे अगली खबर की। सीएम योगी निमिषाराय के राजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निमिषारण में गोपुरम द्वार का उद्घाटन किया। इस दिव्य मौके पर यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने मां राजेश्वरी का सूक्ष्म अभिषेक भी किया। भगवान वेदव्यास के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है।
88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता रहेगा। अगर सनातन धर्म पर खतरा आएगा तो विश्व मानवता पर खतरा आएगा। इसलिए विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को बचाना होगा। और सनातन धर्म का मूल यज्ञ है, ये ऋषि मुनियों की साधना है, जो साधना कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर साधनारत रह करके पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने साधना की, उस साधना का प्रसाद सिद्धि के रूप में आज राजराजेश्वरी आश्रम और मंदिर के रूप में हम सबके सामने यहां पर इस रूप में देखने को मिल रहा है। ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगदम्बा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नैमिष क्षेत्र में हुआ है। आप सब जानते हैं नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई, एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद यह अवसर आया है। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है। और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यूपी की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। इन दिनों सपा के घर के भीतर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। दरअसल इसकी वजह है बदायूं की सीट, जहां अखिलेश यादव के लिए लड़ाई की साख बनी हुई है। तभी सपा की प्रत्याशियों की 3 लिस्टें आई तो सब दंग रह गए, क्योंकि धर्मेंद्र जिस बदायूं सीट से प्रत्याशी थे, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट में आने के साथ ही यह साफ हो गया कि चाचा शिवपाल यादव जहां से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। सपा के इस दावे में सियासी मायने भी तनाशे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बदायूं में भतीजे की दाव पर लग गई साख। चाचा शिवपाल लेंगे स्वामी से बदला। क्या स्वामी के पाला बदलने से बदल गया बदायूं का गणित? मगर धर्मेंद्र यादव का अब क्या होगा? अखिलेश ने बदायूं की सीट से भाई धर्मेंद्र की जगह चाचा शिवपाल को क्यों उतारा है, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और महासचिव रहे सलीम शिरवानी से बदला लेने के लिए चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को इसी रणनीति के तहत सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही थी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था, मगर अचानक अखिलेश यादव ने
फैसला वापस ले लिया और धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल को बदायूं के रण में उतार दिया। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से ही सांसद है, जिन्होंने बीजेपी की टिकट से सपा के दिग्गज धर्मेंद्र यादव को चुनावी रण में मात दी थी। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल ये वही बदायूं है जहां से सलीम शिरवानी भी आते हैं। वही सलीम शिरवानी जिन्होंने हाल ही में स्वामी के पीछे पीछे बगावत का झंडा उठाकर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अपनों की बगावत और कांग्रेस से गठबंधन में टूट की कगार पर पहुंची समाजवादी पार्टी को अब बदायूं में सबसे मुश्किल जंग लड़नी है, क्योंकि दांव पर साख किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की लग गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी संगठन के सबसे ताकतवर चेहरे चाचा शिवपाल को ही रण में उतार दिया है। देखिए, पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, इतना जानते हैं, पहले वो लोक दल से शुरू हुए, फिर बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में गए, अब रही बची और जगह चले जाएंगे। कहीं कांग्रेस में वापसी तो नहीं? कहीं भी देखिए, मैं कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कह देना कि मैं नहीं जाऊँगा, फला नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर कोई लीडरशिप मुझे बुलाती है, मैं उस लीडरशिप से बात करूँगा और बात करने के बाद फैसला करूँगा। हाँ, थैंक यू। चलो। झारखंड में चंपई सोरेन के कांटों भरे ताज में कांग्रेस के विधायक लगातार कांटे और कील बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद आने वाले बजट सत्र में चंपई सोरेन के लिए कांग्रेस के नाराज विधायकों के साथ ही बीजेपी की मुश्किलें सब बन गई हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि चंपई सरकार की जरा सी गलती बीजेपी को सुनहरा मौका दे सकती है, साथ ही जिसके लपकने के लिए बीजेपी दोनों हाथों से तैयार बैठी है। तो वही अब देखना यह होगा कि आला कमान में निशाना मिलने के बाद चंपई सोरेन के बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के विस्तार के बाद से बगावत पर उतरे कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों की मान मनोबल की कोशिश फिलहाल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायकों का दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली की भागम भाग जारी है और इस भागदौड़ ने चंपई सरकार की सांसों को थाम रखा है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के विधायकों के अड़ियल रुख ने झारखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार के सामने नई परेशानी को लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे कांग्रेस के विधायक सीधे दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ मंत्री बनाए गए 4 विधायकों का धड़ा अलग है, तो दूसरी तरफ मंत्री ना बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा कुनबा। पहले इन 12 विधायकों ने खुलकर नए मंत्रियों के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी। इसमें से 8 ने यहां से दिल्ली जाकर विरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस विधायकों के इस रवैये से झारखंड विधानसभा में 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र में बीजेपी को सत्ता पक्ष पर प्रहार करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। आपस में खटास होने की वजह से कांग्रेसी विधायक अपने मंत्रियों के साथ खड़े होने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा में अपना ब्रह्मास्त्र चलने की फिराक में भी है और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अंदर की खबर ये तक है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं। यानी एक तरफ विधायकों की बगावत ने सरकार को टेंशन में डाल रखा है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये एक मौका भी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार और कांग्रेस वक्त रहते नाराज विधायकों को मना लेती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर बजट सत्र से पहले विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो सरकार पर संकट के बादल और भी घने हो सकते हैं। अगर बीजेपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आई तो सरकार पर संकट गहरा जाएगा। इतना ही नहीं, नाराज विधायकों की नाराजगी का असर 2024 के चुनावी रण में भी देखने को मिला तो जेएमएम और कांग्रेस के लिए झारखंड की लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व के सामने परेशानी ये है कि अगर जिद पर अड़े विधायकों के साथ सख्ती बरती जाती है तो विधायक बगावत की चिंगारी को आग में तब्दील कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान की बेरुखी ने फिलहाल इन विधायकों को निराश ही कर दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कांग्रेस के ये बागी विधायक आगे क्या रुख अपनाते हैं और इनकी ये नाराजगी झारखंड की सियासत में क्या भूचाल लाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तूफान से पहले की शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण में होने से अब प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि सामाजिक संगठन जहां सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी अपनी सरकार के फैसले के बचाव करती हुई दिख रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच गैरसैंण में गैर जरूर बन गया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे सहयोगी दल हैं जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बनाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। तो सुना आपने, यह है कांग्रेस संगठन के मुखिया का ऐलान। कहते हैं गैरसैंण में होगा सांकेतिक विधानसभा सत्र। जी, कांग्रेस संगठन ने सरकार को घेरने के लिए ये सियासी तीर छोड़ा है। खैर, वैसे तो उत्तराखंड का बजट सत्र देहरादून में आने वाली 26 फरवरी से 1 मार्च तक होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जो दांव चला, वो दांव कहीं कांग्रेस के विधायकों को तो घायल नहीं कर देगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए जिन विधायकों के गैरसैंण ना जाने वाले पत्र के हस्ताक्षर का जिक्र कांग्रेस संगठन के मुखिया कर रहे हैं, कहीं उन विधायकों में कांग्रेस के विधायकों के भी हस्ताक्षर तो नहीं। खैर, ये तो सियासत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने गैरसैंण में ही 27 फरवरी को सांकेतिक विधानसभा सत्र आहूत करने का ऐलान क्या किया। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बनाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा। वहाँ सदन चलेगा और उस दिन वहाँ के जो आम जन है उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास ना तो उपलब्धि के नाम पर कुछ कहने के लिए है और ना ही कोई सकारात्मक काम करने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस के नेता नाटक करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उससे हमने पूरा किया, और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगातार सत्र भी हुए हैं। अब कांग्रेस के नेता एक नाटक करने के लिए गैरसैंण जा रहे हैं। धामी सरकार 26 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र आहूत कर रही है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के बजट इस बार सरकार पेश करेगी। सरकार के इस बजट में क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर गैरसैंण को लेकर छिड़ा सियासी गदर बता रहा है कि ये लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।